हम लोगों ने यही डिसाइड किया फैमिली ने कि शौक़ को शौक़ ही रखने दो, इसको प्रोफेशन में मत ले जाओ। इसलिए मैं इस प्रोफेशन में आया नहीं, लेकिन जो एक शौक़ है और जो मज़ा मिलता था मुझे पेंटिंग करने का, वो आज भी है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक बच्चे को खिलौना दे, उसको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि खिलौना वो पसंद करता है। तो मेरे को पेंटिंग से भी उतनी एक ये है फीलिंग कि हमेशा उसकी तरफ मेरा झुकाव रहा है और मैंने कोशिश की है कि अब उसको एंजॉय करूं और हमेशा एंजॉय किया है। मोहतरम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़ लाइव। सरप्लस न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हमारी सरप्लस न्यूज़ लाइव की टीम आप पहुंची है बिरला एकेडमी आर्ट एंड कल्चर से। सीधा ये लाइव टेलीकास्ट दिखा रही है, जहां पे हमारे बीच नन अदर देन कोलकाता शहर के नामी शख्सियत प्रदीप बोत्रा जी खुद इस लाइव टेलीकास्ट में हमारे बीच रूबरू हुए। सीधा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम लोग डायरेक्ट इनसे कुछ चंद सवालात लेंगे, चंद क्वेश्चंस लेंगे, इनके कुछ लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, इनके बहुत सारे। तो आप बने रहे हमारे सरप्लस न्यूज़ लाइव में। अब से कुछ देर पहले आपने देखा था हमारे रिस्पेक्टेड MP श्री नदीमुल हक साहब भी एज अ खुसूसी मेहमान के तौर पर यहाँ तशरीफ लाए थे। इनकी एग्जीबिशंस देखी, इनकी पेंटिंग देखी। प्रदीप बोत्रा सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत मैं भी आपका इस्तकबाल करता हूँ। जहाँ तक सर जहाँ तक मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ सर, आप बॉर्न होते हैं 1950 में कोलकाता में, अपना एक पहचान बनाते हैं। आप ग्रेजुएट करते हैं सर, उसके बाद वो भी साइंस एंड बिजनेस लाइन में आप ग्रेजुएट करते हैं। तो क्या है ये पूरे स्कूल लाइफ की पूरे सिलसिला हमारे व्यूअर्स को? बोले जैसे कि आम आदमी स्कूल में ज्वाइन करता है। क्वेश्चन ही उसके बाद आपको ये पेंटिंग लाइन में कब से शौक? ये बचपन से मेरा शौक़ था और पेंटिंग करने का, तो लेकिन कभी ये भी दिन में ख्याल आया कि मैं इसे प्रोफेशन की तौर पे लूं या सिर्फ हॉबी के तौर पे लूं। लेकिन हम उस समय के हालात ऐसे थे कि पेंटिंग बिकती नहीं थी और उसे गुजारा करना मुश्किल था। ज़्यादा से ज़्यादा पेंटर जो हैं वो नौकरी करते थे और कोशिश करते थे पेंटिंग की, कुछ बिक जाता था तो और बात है। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया फैमिली ने कि शौक़ को शौक़ ही रखने दो, इसको प्रोफेशन में मत ले जाओ। इसलिए मैं इस प्रोफेशन में आया नहीं, लेकिन जो एक शौक़ है और जो मज़ा मिलता था मुझे पेंटिंग करने का, वो आज भी है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक बच्चे को खिलौना दे, उसको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि खिलौना वो पसंद करता है। तो मेरे को पेंटिंग से भी उतनी एक ये है फीलिंग कि हमेशा उसकी तरफ मेरा झुकाव रहा है और मैंने कोशिश की है कि अब उसको एंजॉय करूं और हमेशा एंजॉय किया है। ये नहीं कि मैं हर साल पेंटिंग किया, ऐसा भी वक्त गया ज़िंदगी में कि मैंने 15-20 साल पेंटिंग नहीं की, उसके बाद कभी 10 साल पेंटिंग नहीं की। लेकिन कोविड के बाद ऐसा वक्त मिला कि जब लॉकडाउन है, घर में रहना है, तो इत्तेफाक से मैं कुछ कैनवस और पेंट रोल ख़रीद के लेके आया था और मैंने पेंटिंग शुरू की, कुछ अलग ढंग से करने की शुरू की। तो यही अलग ढंग से लाइक अलग ढंग से मीन्स हम लोग जैसे नॉर्मली पेंटिंग करते हैं वो रियलिस्टिक होती है। उसमें आम आदमियों को ये नहीं बताना पड़ता ये है क्या, हमको दिखता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बारीकियों में उलझ जाते हैं या टेक्निकली कैसा है नहीं है इसकी बात करते हैं। लेकिन ये जो पेंटिंग है ये एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आम आदमी इसको किस नज़रिए से देखेंगे कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने कहा जैसे कि ये इंसानों की तरह, जैसे कि दो इंसान एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, इसी तरह ये पेंटिंग जो है ये बिल्कुल आपने देखा खुद, ये सारी पेंटिंग अपने आप में अलग अलग है लेकिन साथ साथ है, सिमिलैरिटी है लेकिन सेम नहीं। काफ़ी बारीकी मुझे देखी आपकी पेंटिंग में, मतलब एकदम मैं खो गया, एकदम डूब गया, मतलब बहुत बार। और इनफैक्ट जो इस लाइन में मतलब आपके इस फील्ड में होंगे वो आपकी बारीकी को और बेहतर समझ पाए। देखिए, ये जो आपने कहा किसी भी चीज़ का लुत्फ़ यदि उठाना हो तो आपको बारीकी से देखना होगा, अंदर तक जाना होगा। जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे उसकी बारीकियों को आप न समझ पाएंगे न उसका मज़ा ले सकेंगे। ये सब चीज़ों पे लागू होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे म्यूज़िक हो, थिएटर हो, फिल्म हो, पेंटिंग हो, जितने परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं
उनका यही नियम है। सर हमारे व्यूवर्स बहुत दिलचस्पी से जानना चाह रहे हैं, ये जो आज की ये जो प्रोग्राम है जो सजाई गई है, ये जो एग्जीबिशन जो सोलो एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग इन ऑयल ऑन कैनवस बाय यू प्रदीप और प्रदीप बोत्रा सर, ये रैप्सोडी इन कलर्स लोग जानना चाह रहे हैं, मतलब ये टोटल कितना यहाँ पे आपकी पेंटिंग सजाई गई है, और ये कब अगर लोग यहाँ पे आपके यहाँ विजिट करना चाहे तो वो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, मतलब किसी तरह का कोई फीस तो नहीं, मतलब सब विजिट कर सकते हैं ना, मतलब कोई चार्जेस या कोई टिकट्स? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कोई पेमेंट नहीं करना है, ये सबके लिए है, फ्री है। और रैप्सोडी ऑफ कलर्स इसलिए इसका नाम दिया कि रैप्सोडी एक वर्ड है जिसमें कि हम अपने जज्बात को जाहिर करते हैं। अब जाहिर करने का तरीका अलग होता है, जैसे जो म्यूज़िक वाला है वो म्यूज़िक बजा के जाहिर करता है, लिखने वाला लिख के करता है, पेंटिंग करने वाला अपने जज्बातों को रंग के ज़रिए कैनवास में उतारने की कोशिश करता है। और रैप्सोडी की एक और ख़ासियत है कि ये ट्रेडिशनल से कुछ अलग है, हट के है, तो इसमें बहुत आदमियों को समझ में आता है, बहुत को नहीं भी आता है। तो ये अपना अपना देखने का नज़रिया है। एक ही पेंटिंग को आप 100 आदमी को पूछेंगे कि ये क्या है, आपको 100 जवाब मिलेंगे, यही इसका मज़ा है। उसके बाद वही आदमी आज कुछ सोच रहा है, कल कुछ सोच रहा है, तो ये वही है जैसे कि हम लोग दो इंसान से इंसान मिलता है तो एक ही इंसान है, लेकिन 10 आदमी उसके बारे में 10 रकम के ख्यालात रखते हैं। ये लाजमी है, ये होता है, तो वही इसमें है। हर आदमी अपने नज़रिए से देखता है, कुछ ऐसी बातें करता है जो मुझे खुद पता नहीं, मेरा देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो इस सोच में ये पेंटिंग नहीं की, लेकिन उसने नई बात पैदा कर दी जो सोचने को मजबूर करती है, और इसी में मज़ा है। बाय द वे सर, ये रैप्सोडी इन कलर्स, ये जो एग्जीबिशन का आज के जो ये किसका कंसेप्ट है, ये आइडिया किसका? नहीं, मेरा ही लिखा हुआ है। ये मैंने करीबन 20, 30 या 40 नाम सोचे कि कौन सा इसमें बिल्कुल ठीक होगा, मतलब सटीक रूप से फिट होगा, तो मुझे ये नाम अच्छा लगा, इसलिए इसका नाम ने दे दिया। एक शॉर्ट, हाँ नहीं सर, एक शॉर्ट में आप आप ना सिर्फ एक पेंटर है, ना सिर्फ आर्टिस्ट, आप पोइट है, अच्छी ऑथर है आप सर। साथ ही साथ मुझे ये जब आपकी प्रोफाइल मैंने रीड की तो आप बहुत डिबेट, काफ़ी देर तक आप सर डिबेट कर सकते हैं, मतलब डिबेट देखिए आप लोग को बता दूं, ये वो शख्स है प्रदीप बोत्रा जी, घंटों घंटों तक आपके सामने डिबेट कर सकते हैं, लाइव डिबेट्स में महारत हासिल की। ये सब बातें सर हमारे व्यूवर्स को देखिए, डिबेट मतलब आर्ग्यूमेंट, मैं डिबेट में बिलीव नहीं करता हूँ। ये डिबेट वर्ड थोड़ा सा डिबेटेबल है। मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, अपने दिल की बात आप तक पहुँचा। आप एक अच्छे ऑडिटर है सर, मैंने आपके प्रोफाइल में। अब क्या है कि कुछ आदमी काम करते हैं, कुछ बोलते हैं। अब आप समझ लिए कि मैं किस दर्जे में हूँ। नहीं, ये देखिए, आदमी को अपनी बात रखने का सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप किससे बात कर रहे हैं, आप उसको कितनी इज्जत दे रहे हैं, ये सब जो है तहजीब जिसे हम कहते हैं, वो तहजीब बहुत ज़रूरी है। सर बताते चलो, हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में बहुत सारे, हमारे चैनल में बहुत सारे राइटर्स हमारे ये देखते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हमारा न्यूज़ देखते हैं, पोइट्स देखते हैं, क्योंकि आप इससे ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वो लोग के अंदर, क्योंकि जैसे से लाइव में आप बोल रहे हैं सर, उनके अंदर दिलचस्पी हो रहा है यहाँ विजिट करने का, अगर वो लोग यहाँ आने का ख्वाहिश इज़हार कर रहे, यहाँ आना चाह रहे, एक बार एक शॉर्ट में यहाँ का लोकेशन किस बिल्डिंग में, एक हमारे तमाम जो राइटर्स लोग, जो आर्टिस्ट लोग अगर आना चाहते। ये बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर में हो रहा है, जो सदर्न एवेन्यू में है, कलकत्ता में। और आप आज ही आखिरी दिन है, 8 बजे तक है, यहाँ कोई फीस नहीं है, आप आ सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। बैक टू योर सर स्कूल डेज, आपने जब स्टार्टिंग किया, वो लम्हा याद आ रहा है, शेक्सपियर इंग्लिश प्ले आपने स्कूल में जहाँ पे खुद आपने ऑर्गेनाइज किया, जहाँ से आपके कामयाबी का पहला सीढ़ी स्टार्ट हो रहा है, उस बारे में थोड़ा रोशन। देखिए, ज़िंदगी में बहुत ऐसे मौके आते हैं जहाँ आदमी उसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन मौके मिलते हैं। वो मौके को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आपको एक नई दिशा देता है। तो बचपन में चूँकि मेरी मादरी ज़ुबान हिंदी है, और चूँकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था,
तो वहाँ अंग्रेज़ी में ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन मेरे अंदर में कोई एक ख्यालात आया कि भाई कुछ अलग भी करना चाहिए। अलग करने के लिए हमने कहा टीचर से, प्रिंसिपल से, उन्होंने मेरी बात को माना और रजामंदी मिली, लेकिन जिम्मेदारी भी मिली प्ले करने का, वो किया। और उसके बाद वो प्ले काफ़ी सराहा गया, लोगों को पसंद आया। तो वो ज़िंदगी की एक शुरुआत थी। उसके बाद कई साल मैंने नाटक किए, जी हाँ, डायरेक्शन, एक्टिंग वगैरह सारी चीज़ मैंने की। उसका एक लुत्फ़ उठाया। वो भी एक दौर था, वक्त के साथ वो चला गया। नहीं मिली सर, नियर अबाउट कितने नाटक आपने किए होंगे? जी, ऑलमोस्ट कितने अब तक आपने नाटक किए होंगे? मैं कम से कम 15-20 नाटक तो कर चुका होऊंगा उस समय, और उसमें 3-4 मैंने डायरेक्शन की, बाकी मैं एक्टिंग की। अभी भी सर आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही, राइट? नहीं, मेरे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं आ रही। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है बचपन से, आर्ट्स से लेकर, उसके बारे में खुद ही एक फिल्म बना रहा हूँ, जिसे अभी आप खुद ही एक फिल्म? जी हाँ, जो अभिषेक गांगुली ने शूट किया है और हम लोग दोनों साथ काम कर रहे हैं। जो आवाज़ है वो उनकी है, जो फीलिंग्स है वो हमारी है। मुझे करना है, उन्हें उसको ज़ुबान देनी है। तो ये कुछ दिनों बाद वेबसाइट में मिलेगा, जिसमें कि 10-15 अलग अलग छोटी छोटी फिल्में हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे है। बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने जो भी है, क्यों किया, किस लिए किया, क्या हासिल किया, क्या पाया, क्या खोया, उसकी कहानी। इंडिया में आपने अब तक ये बहुत सारे आपने ऑफिसेस सेटअप किए, आपने टैनरी सेटअप किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ विदेश में भी आपकी अच्छी खासी महारत है। इस पर सर थोड़ा रोशनी डालें हमारे व्यूअर्स। देखिए, कोई भी आदमी कुछ काम करे तो उसमें थोड़ा यदि आगे चलना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो आपको जो आम तरीका है उससे अलग करना होगा। यदि आप वही करेंगे जो दुनिया कर रही है, तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब कभी नहीं हो सकते। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप दुनिया को कोई नई चीज़ दे रहे हैं, जो उन्होंने देखी नहीं, जो उन्होंने, वो बहुत ज़रूरी है। हमने हमेशा एक कोशिश की कि अलग कुछ काम करें, क्वालिटी, डिलीवरी, स्टाइल, डिज़ाइन, सब कुछ औरों से अलग हो। वो हमने किया, कामयाबी हासिल करने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए। कामयाबी मिली वो जिसे बाई प्रोडक्ट है, वो हमारा ये वो नहीं था कि ये मेरा टारगेट है। टर्नओवर यदि ज़्यादा था और हम लोग इंडिया में टॉप में थे, तो वो हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट था अच्छे प्रोडक्ट बनाना। मतलब सर मेहनत के साथ साथ अगर कुछ कामयाबी पाने के लिए ऑनेस्टी भी उतना ही ज़रूरी है, आप है ना, हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि मेहनत के साथ साथ ईमानदारी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम लोग कहते हैं टाइमलेसनेस, जिसमें होती है, जो 2000 साल पहले भी था, 3000 साल पहले भी था, आज भी है। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। आपको ऑनेस्टी के बिना काम यदि करेंगे तो कभी हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप कामयाब हों, या दिखाई पड़े कि आप कामयाब हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके कामयाबी मापने का मशीन क्या है? पैसा है तो कामयाबी है? नहीं। आप इंसान हैं और आप में इंसानियत नहीं है और बहुत पैसा है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत काबिल आदमी हैं। बहुत कीमती बात सर बता रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस रखें ज़िंदगी में, इंसानियत को ज़िंदा रखें। आप इंसान हैं, इंसान की कदर करें। किसका क्या मज़हब है, इस पर कभी ज़्यादा ना सोचें। सबको इज़्ज़त दें। इज़्ज़त पानी है तो इज़्ज़त दें, इज़्ज़त मिलेगी सबको। मैं तो यही इसमें हमेशा, मैं सारी ज़िंदगी में मैंने इस उसूल पे काम किया है, और मुझे खुशी है कि ये उसूल जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ सुकून देती है। क्या बात बोल रहे, देखिए कितनी प्यारी बात बता रहे हैं। किसका क्या मजहब है उस पर ज़्यादा विचार, उतना ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की इंसानियत को ज़िंदा रखे और बरकरार रखे। चलिए, हम लोग क्योंकि कोलकाता शहर में सब ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग इंडिया के कोलकाता शहर, जहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स लवर है, बहुत सारे क्रिकेट लवर्स है सर। और साथ ही साथ हमने जब आपकी प्रोफाइल रीड की, ये जानने को मिला आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, फर्स्ट डिवीजन मैचेस खेले, वो भी
उस टाइम के इंडियन क्रिकेटर के साथ खेला है और इनफैक्ट हमारे ईडन गार्डन में आप क्रिकेट खेल चुके हैं सर। इसमें सर हमारे जो व्यूवर्स आपको लाइव टेलीकास्ट में फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सर देख रहे हैं, थोड़ा रोशनी डाल। देखिए, हर आदमी में, हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं। अब खूबियाँ किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम, लेकिन शौक़ हो सकता है ज़्यादा है। वो कुछ आदमी हरफन मौला होते हैं और कुछ आदमी फोकस्ड रहते हैं। तो मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, खेला। कौन से साल सर, वो ईयर कौन सा? वो मैंने खेला, मैंने स्कूल डेज़ में क्रिकेट खेलता था, फिर कॉलेज में खेला, फिर फर्स्ट डिवीज़न में खेला। ये है करीबन 1962 से लेकर 75, उसके बाद 80 तक खेला। लेकिन उसके बाद 60s एंड 70s की बात कर रहा हूँ सर। कौन कौन क्रिकेटर्स लाइक इंडियन क्रिकेटर्स में लाइक? हाँ, उस समय हमारे देश में जो थे वो अच्छे बंगाल के प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जैसे कि पंकज राय का बेटा जो था, उनके साथ प्रणव राय। फिर उस समय सौरभ गांगुली नहीं खेल रहे थे, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन्होंने जो कुछ दिया है बंगाल को, ऐसे बंगाल के क्रिकेटर में यदि टॉप में नाम आएगा तो हम लोग पंकज राय के बाद शायद सौरभ गांगुली का ही आता है। गोपाल घोष थे, वो खेलते थे। सुब्रतो गो थे, बॉलर थे। उनके साथ खेलने का एक मुझे मौका मिला, लेकिन इसमें और आगे बढ़ने का जो मौका था वो मैंने सोचा कि हमारी फैमिली के लिए उचित नहीं है, बिज़नेस में ही मुझे आना पड़ा। इसलिए क्रिकेट एक शौक़ ही रह गया और उसको आगे ज़्यादा तवज्जो में दे नहीं पाया। मुझे ये भी जानने को मिला सर, वो आपका पैशन भी था क्रिकेट? था नहीं, आज भी है। आज भी है, सॉरी सर। रोक के आपको एक क्वेश्चन भेजे, क्योंकि अभी आपसे कुछ देर पहले हमारे आप लाइव वीडियो में बोले, हमारे लाइव इंटरव्यू में, आप सौरभ गांगुली जी के आप भी बहुत बड़े फैन हैं सर। तो जितने नौजवान, मैं बात कर रहा हूँ आज के नौजवान, आज के यूथ्स को तो पता ही नहीं है कि सौरभ गांगुली का अचीवमेंट क्या है, उनका सैक्रिफाइसेस क्या है। 2 शब्द सर हमारे उन यूथ्स के लिए जो अभी के नौजवान, अभी के यंग टीनेजर्स, हमारे दादा सौरभ गांगुली के बारे में मैं चाहूँगा 2 मिनट भी एटलीस्ट ज़रूर बता दें, क्या क्या अचीवमेंट्स उनने, क्या क्या स्ट्रगल। देखिए, वो इंडिया के ऐसे फर्स्ट, मैंने बंगाल से फर्स्ट कैप्टन थे जो इन्होंने इंडिया को एक नया डायरेक्शन दिया। वो इंडिया के लिए खेले, बहुत साल खेले, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो। उन्होंने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाए हैं, और बंगाल से स्पेशली, और अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। और उन्होंने हमेशा जो दूसरे क्रिकेटर को अपने ऊपर हावी नहीं करने दिया, उनके अपने टर्म्स में खेला, अपने टर्म्स में उन्होंने कोशिश की। और वो उनमें खासियत है जो बहुत ही सीखने के ही है, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि उनके कमिटमेंट क्या हैं और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया एज ए क्रिकेटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तारीफ़ काबिल है। तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं जी सर। ये तो ये चलिए क्रिकेट की बात, ये आपने अब तक सर कोई ऐसा आपके मतलब पूरे लाइफ में ऐसा कोई मौका आया, कोई पल आया जो मतलब गांगुली जी के फैमिली में, वो तो आप बोले उस वक्त नहीं थे, उनके फैमिली में किसी के साथ आप खेलने का मौका? नहीं, ऐसे या इंडियन क्रिकेटर, कोई पॉपुलर क्रिकेटर सर, वो भी बता। नहीं, ऐसी बात है, खेला हूँ जैसे पंकज राय के लड़के के साथ। अंबर रॉय जो थे उस समय, वो हमारे जिसको बंगाली में पाड़ा कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, उसमें आते थे, उनसे भी अच्छी थी। हम नॉर्थ कैलकाटा में रहते थे, कुमार टोली के वहाँ पर उनका घर था, तो उनके सामने उनके साथ खेलने का मौका मिला। तो इस तरह सुब्रतो गो जो थे उनके साथ, इस तरह के क्रिकेटर के साथ खेलने का मौका मिला। MP पारमार थे, गोपाल बोस थे, राजू मुखर्जी थे, जी हाँ, राजा मुखर्जी, इन सबों के साथ वो 60s, लेट 60s और अर्ली 70s की बात है, खेला हूँ। वो भी एक दौर था जो वक्त के साथ चला गया। आपके पेंटिंग, स्पोर्ट्स, मूवीज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में आपका अवार्ड मिली है सर। अगर मैं बात करूँ अवार्ड्स की,
अब तक जो हमने देखे काफ़ी अवार्ड्स अब तक आपको मिल चुके हैं, और उसमें से एक खूबसूरत लम्हा, वो पल मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स से आप शेयर करें जब आपको उस टाइम के देन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से आपको सम्मानित किए गए, आपको अवार्ड मिले थे। कैसा लगा था आपको, और वो कौन सा अवार्ड था, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाह रहे थे। देखिए, नॉर्मली जो वाजपेयी साहब ने जब अवार्ड दिया वो ऑल इंडिया बेसिस पे था और हर इंडस्ट्री को था, जिसमें कि हमारे साथ नारायण मूर्ति, कृष्ण जो इन्फोसिस के हैं, एयरटेल के मित्तल साहब, भार्गव साहब जो मारुति के चेयरमैन थे, इस तरह के लोगों को नवाजा गया। जो उनके साथ एक बैठने का मौका मिला एक, तो बहुत फ़ख्र की बात है और बहुत खुशी मिली, उससे प्रोत्साहन मिलता है और वो मिला। और हमने भी अपने बिज़नेस में सालों साल एक ऐसी ऊंचाई हासिल की जो ऊपर वाले की मर्जी है। हमारे व्यूवर्स ये भी जानते हैं, लाइक एक दो ऊंचाई, जैसे आप बोले बहुत सारी ऊंचाई, कुछ वो ऊंचाई हमारे व्यूवर्स। जैसे ऊंचाई मतलब क्या है कि जैसे ऑल इंडिया में आप टॉप एक्सपोर्टर हों तो वो अपने आप में है, ये सिर्फ बंगाल नहीं है, ऑल इंडिया में। तो वो मुझे हम लोगों को सालों साल मिला। इवन टाटा जैसी कंपनी से compete करना मुश्किल है, लेकिन नहीं, अंबानी से इस लाइन में नहीं थे कभी, लेदर लाइन में, बट टाटास थे, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं इस नंबर पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नंबर क्वांटिटी पे नहीं बिलीव करता हूँ, मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। क्वालिटी अच्छी है तो सब अच्छा है, क्वांटिटी बहुत है लेकिन सब अच्छा नहीं है तो आप कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो तारीफ़ काबिल हो। सर इसके अलावा भी आपने बहुत सारी महारत, लाइक फॉर एग्जांपल आपने आईएएस ऑफिसर एंड WBCS ऑफिसर्स को टीच किया, ये काफ़ी गर्व का मतलब लम्हा है। वो लम्हा आप जब आप थॉट करते थे टीच करते? मैं ये नहीं कहूँगा आई टॉट देम, बेसिकली मेरा जॉब है। प्रोफाइल में मैंने रीड, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं किसी को नसीहत देता हूँ, न ये कहता हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब उसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी में वो आप पर है। तो ये मौका मुझे मिला उनके साथ, आप किसी को भी कुछ बोलना चाहेंगे तो आप लोग गाइड करते थे, है ना? तो वो सिखाना ही नहीं, आप उनके साथ बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, आप दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, दोनों ज़रूरी है। सर अगर बात करें हम लोग हमारे आईएएस ऑफिसर्स की, एक हमारी कोलकाता में आपको पता होगा आज से कुछ दिन पहले वो भी एक खातून, एक फीमेल जिनका नाम है साइमा खान, पूरे कोलकाता का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया था जब उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम ने सर एयर इंडिया में रैंकिंग 165 रैंकिंग पूरे कोलकाता से मैम टॉप किए थे साइमा खान। तो उनके लिए आपका क्या मतलब मैसेज है, क्या नहीं, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि, और मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि लेडीज़ वुमेन हमारी महिलाएं बहुत उनमें काबिलियत हैं और अब वो काम भी कर रही हैं, और वो करें तो देश के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। सर आपने भी कहा लेडीज़ पूरा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए सर पता चलूँ, हमारी जो इस वक्त जो करंट जो ऑनरेबल सीएम है वो भी एक लेडीज़ है, श्रीमती ममता बनर्जी जी। हमारी जो देश के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मैम, वो भी एक लेडीज़ है। फर्स्ट फीमेल जो पायलट हुई थी वो भी ये लेडीज़ सर। इनफैक्ट जो आज जो हम लोग देश का तिरंगा लहराते हैं सर, इंडियन फ्लैग, सुरैया तैयब जी ने उसे डिज़ाइन किया था, वो भी एक लेडीज़ है। और भी बहुत सारी अचीवमेंट आपकी, जैसे मैंने बात की साइमा खान जी फर्स्ट कोलकाता की फर्स्ट आईएएस ऑफिसर बनी, वो भी एक लेडीज़ है। मतलब बहुत सारी अचीवमेंट सर, मतलब लेडीज़ भी इन दिनों वो ये प्रूफ करिए वो सिर्फ किचन का काम संभालने के लिए नहीं है सर, देश के लिए भी, और वो देश को भी संभाल सकती है। इसमें कोई दो बात हो नहीं सकती। उनमें बहुत काबिलियत है और जितनी उनकी इज़्ज़त दें, जितना उनको एक ऐसा माहौल दें जहां हम उनकी इज़्ज़त करें, उनसे कुछ सीखें, उन्हें करने दें, तो हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यंग नौजवान जो आपसे सर इंस्पायर हो रहे हैं, आपको तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या नसीहत? मैं तो करना, यदि इंस्पिरेशन लेना है तो उसके लिए पहले परस्पिरेशन करना होगा, मेहनत करनी होगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ईमानदारी के साथ मेहनत करें
आप जिसे भी काम कर रहे हैं उसे इज्जत दें, चाहे वो आपके कंपनी में कोई भी लेवल का काम हो, वो चपरासी हो या बॉस हो, सबको एक चीज़ कम से कम वही तवज्जो दें, वही इज्जत दें जो ज़रूरी है एक इंसान को एक इंसान के साथ करना। एक सर लास्ट और अहम सवाल आपके पेंटिंग के हवाले से। फिलहाल यहाँ पे क्योंकि सर मैं एक बार लोगों को ये बता दें कि ये जो आपकी मतलब पेंटिंग्स लगी हुई है, ये मीन्स बेसिकली मीन्स ये, क्योंकि मैं देख पा रही ये नॉर्मल पेंटिंग नहीं, ये क्या कह रहा है मीन्स लाइक ये अगर हम लोग एक शब्द में बोले ये पेंटिंग्स लाइक क्या कहलाए? देखिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में जी हाँ, इसमें यही है, ये बिल्कुल इंसानों की तरह है, जैसे कि दो इंसान एक जैसे नहीं होते। हर इंसान में अपनी अपनी एक अहमियत होती है, अपनी खासियत होती है। तो उस तरह हर पेंटिंग यहाँ अलग है, एक दूसरे से साथ है, सिमिलर है, बट एक नहीं है। और यही इसकी खासियत है। तो हम लोग इंसान भी उसी तरह हैं, और जिस तरह की ज़िंदगी में हम लोग नया कैनवस एक दिन शुरू करते हैं, तो इसमें भी एक कैनवस से एक शुरुआत करते हैं, और कैनवस में जो करना है वो करते हैं। पेंटिंग ख़त्म होती है ज़िंदगी में, जैसा आप डालेंगे। अब जैसे इसमें मैं काले रंग नहीं डाला तो इसमें काला रंग नहीं आएगा, और काले डालेंगे तो काला आएगा। तो जो करेंगे उसका अंजाम। सर ये पेंटिंग आप लोग क्या ऑयल से करते हैं, कैसे करते हैं? जी ये ऑयल पेंटिंग कैनवस पे। सर एक बड़ी सवाल ले लेते हैं, अगर आपके पेंटिंग के हवाले से जो अगर इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स आपके पेंटिंग अगर उन्हें पसंद आया अपने एग्जीबिशन में, अगर वो आपको दावत देना चाहे तो क्या आप उनके एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग को शोकेस कर सकते? मैं ये बताऊं कि ऑलरेडी ये दावत में जब मिल चुकी है, और इस तरह की पेंटिंग बाहर ज़्यादा पसंद की जाती है, समझ ज़्यादा आती है। और उन्होंने वेबसाइट भी खोला है जहां मेरा नाम है कि एज ए फोर्थ कमिंग आर्टिस्ट प्रदीप बोथरा। तो ये वक्त की बात है, जी हाँ, और वो वेबसाइट में भी है, वक्त की बात है। बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या क्या मेरी तकदीर में है। फाइनली सर एट लास्ट पूरे तमाम व्यूवर्स हमारी जनता, हमारे देश की जनता जो आपको देख रही है, एक फाइनल मैसेज लास्ट में उनके लिए क्या है? देखिए मैं नसीहत तो नहीं दे सकता, मैं गुजारिश कर सकता हूँ, और ज़िंदगी का तजुर्बा जो है वही आपके साथ साझा कर सकता हूँ। वो यह है कि हम इंसान हैं, इंसानियत को बरकरार रखें, उससे बड़ा कोई मज़हब नहीं। सबसे बड़ा मज़हब है इंसान, दूसरों को इज़्ज़त दें, इज़्ज़त मिलेगी। अमन शांति चाहिए, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इंसान को प्यार करे। और एक शेर व शायरी भी लिखता हूँ मैं, तो एक छोटा शेर है कि क्या करेगा प्यार वो ईमान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो न कर पाया प्यार इंसान को। क्या बात कही सर, बहुत कीमती शेर, बहुत। चलिए हमारे बीच में देखिए प्रदीप बोथरा जी डायरेक्ट एक्सक्लूसिव में आप लोगों को बहुत अच्छी नसीहत भी दी उन्होंने कि पहले आप अच्छे इंसान बनिए, और हमेशा नो डाउट मेहनत जरूर करिए, और वो भी ईमानदारी के साथ। लाइफ इज एन गिव एंड टेक इन्होंने कहा, तो आप लोग गिव एंड टेक में बिलीव करिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। अपने अंदर के इंसानियत को इन्होंने ये भी कहा, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को जिंदा रखे। तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए, जमीन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ इन तमाम खबरों के लिए बने रहे आपके अपने सरप्लस न्यूज लाइव के साथ, जिसका काम है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना। फेक न्यूज से अवॉइड करती है सरप्लस न्यूज लाइव पब्लिक के दरमियान, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई लगती है, नहीं देखती है क्या धूप है, क्या गर्मी है, क्या बरसात है। अगर देखती है सिर्फ हमारी व्यूवर्स, हमारी पब्लिक, हमारी जनता का दर्द देखती है, आगे भी देखती रहेगी। अगर आपको भी इसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज़ दिखाना हो, या फिर अगर आपके साथ कोई भी तरह का अन्याय हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, और बेशक मैं शुरू से कहता हूँ पहले कानून है, अदालत है, अगर उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं, आपको न्यूज़ में दिखाना है, हाँ हमारे चैनल में दिए गए नंबर में हमसे सीधा आप राब्ता कायम कर सकते हो। उम्मीद करेगी हमारी सरप्लस न्यूज लाइव आपके इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़ चैनल में दिखाने की। फिलहाल के लिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। बिरला एकेडमी फॉर आर्ट एंड कल्चर से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्लस न्यूज लाइव। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now